Hello everyone, welcome to Edu Havi Chani. Let's embark on a journey of discovery and fun learning together. देखिए, इससे पहले हमने केमिस्ट्री के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे, टॉप 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो बहुत बार रिपीटेडली आए हुए हैं और उनके आने के चांसेस बहुत ही हाई है। वैसे ही अब हम देखने वाले बायोलॉजी के, इसमें मैंने टॉप 12 क्वेश्चन लिए हुए हैं जो मतलब मोस्टली बहुत बार पूछे गए हुए हैं और उनके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, ये इतनी बार आ चुका है। देखिए, अब इसमें बोला गया है कि एक गैस है एक्स, ठीक है, एक गैस है एक्स जो डेडली पॉइजन तो है, लेकिन ये कहाँ पाया जा रहा है? हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के बहुत ही ऊपर पाया जा रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है डेडली पॉइजन ये, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है हमारे लिए, ठीक है। और ये कहाँ मिलता है? बोला हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। पहले क्या, पहला इसका है कि नेम द गैस, गैस का नेम बताओ और राइट द फंक्शन ऑफ परफॉर्म बाय द गैस इन द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में उसका क्या काम है वो बताओ, ठीक है। पहला हम देख लेते क्या है ये गैस, ठीक है। आपको पता होगा ऐसे डेडली कौन सी गैस है जो एटमॉस्फेयर के हायर लेवल पे मिलती है हमें? वो मिलती है हमें ओजोन लेयर, और उसका क्या काम है होता है? वो हमको जैसे हार्मफुल रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, इनसे बचाने का काम करता है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसका नेम बताइए। बोला नेम द गैस एंड इट्स फंक्शन। पहले तो नेम क्या है? गैस का है ओजोन और इसका सिंबल क्या है? O3, ठीक है। O3 मॉलिक्यूल से बना रहता है ये, तो याद रखना इसका नाम है ओजोन, ठीक है। और इसका काम क्या है? देखो, ये प्रोटेक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को बाय ऑब्जर्विंग हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन। सन से जितनी भी हमारी हार्मफुल रेजेस आती है उन सबको एब्जॉर्व करता है कौन? ओजोन, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है तो डेडली, लेकिन ये कहाँ? हायर लेवल में पाया जाता है। आपको पता होगा एटमॉस्फेयर की लेयर होती है ना, स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, ठीक है। ये याद रखना कौन से लेयर में पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। अब देखिए, अब हम दूसरे में मूव करते हैं। बी क्या पूछ रहा है? देखिए, बी क्वेश्चन है हमारा। बी पूछ रहा है विच केमिकल इज लिंक टू द डिक्रीज द लेवल ऑफ दिस गैस। इसमें बोल रहा है कि ऐसा कौन सा केमिकल है जिसकी वजह से ये जो गैस है ये डिक्रीज हो रही है। आपको पता है ये ओजोन लेयर है अर्थ के उधर, ठीक है। ये ओजोन लेयर क्या है? थिन होते जा रही है, कहीं कहीं पे तो बहुत ही ज्यादा थिन हो गई। वो क्यों हो रही है? तो वो डिक्रीज किस वजह से होती है? आपने सुना होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए, इसका आंसर देख लेते हैं पहले। देखो, केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज ऑफ ओजोन, क्या आंसर रिस्पॉन्सिबल रहता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको CFC भी कह सकते हैं, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीज द ओजोन लेयर। ये कहाँ से मिलती है हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन? ये पुराने रेफ्रिजरेटर, AC, इन सब से आती थी। तो देखो, इससे क्या हो रहा था? हमारी ओजोन लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा पतली हो रही थी। अगर ओजोन लेयर पतली होगी तो अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी, बहुत सारी हार्मफुल रेज आएंगी जो हमारे स्किन के लिए भी अच्छी नहीं हुई और हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं हुई। स्किन कैंसर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस थी, इससे क्या हो रहा था? ओजोन लेयर बहुत पतली हो रही थी। तो देखो, इसको मेजरिंग करने का थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि मेजर बिन टेकन बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू चेक अ डिप्लीशन ऑफ लेयर कंटेनिंग दिस गैस। तो इसको मेजर करने के लिए और इसको देखने के लिए क्या बनाया गया है? देखो, इसको मेजर करने के लिए बनाया गया, मेजर टेकन बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको देखा, मेजर किया। तो किसके द्वारा किया गया? तो इनने क्या बनाया? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने सबने मिलकर क्या बनाया? एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया। इनने क्या किया? इसमें क्या किया उन्हें? जितना भी CFC गैसेस को रिड्यूस करना और स्टॉप करना, जिस वजह से ओजोन क्या क्या हो, जितनी भी लेयर है वो बनी रहे, पतली ना हो, ठीक है। इट एम टू स्टॉप टू रिड्यूस द यूज ऑफ CFC, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करना और स्टॉप करना अदर ओजोन डिप्लीट, मतलब जितना भी और भी ज़्यादा जितना कम हो रहा है उससे। और ये जो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लिया था ना, तो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी पड़ा। इस वजह से क्या होता है? ओजोन लेयर खुद में भी अपने आप हील होने लगी, कहीं कहीं पे बहुत ही ज़्यादा थिन हो गई थी, तो वहाँ पे वो अपने आप को रिकवर करने लग गई थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हमारा रहा, जब ये लिया तब बहुत अच्छा रिजल्ट रहा इसका। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। देखिए, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग में जो इतना भी सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, जैसे फीमेल कैसे होता है, मेल कैसे होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? देखिए, ये 2-3 करके घुमा के आ सकता है, यही क्वेश्चन आएगा कि क्या मैकेनिज्म होता है, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन का। अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं ये इस टाइप से। देखो, पहला है इसका, ये 2 का पहला A है, फिर B है। पहले हम A वाला देख लेते हैं, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन क्या है? देखो, ह्यूमन में क्या होता है, कैसे पता चलेगा? अगर कोई मेल हो रहा है, कोई बच्चा है, कोई बेबी है, वो मेल हुई है, तो कैसे पता चलेगा? और क्या बोलते हैं, फीमेल हुआ है, वो कैसे पता चलेगा? तो देखो, जैसे अगर वो क्या हुआ है, फीमेल हुआ है, अगर वो फीमेल होगा, अगर बेबी फीमेल होगा तो उसमें जो क्रोमोजोम होगा, पहले तो क्या डिपेंड क्या करता है मेल और फीमेल का? सबसे पहले डिपेंड करता है क्रोमोजोम पे, वो पूरा डिपेंड करता है क्रोमोजोम पे। और क्रोमोजोम क्या होता है? देखो, अगर एक फीमेल होगी तो उसके अंदर होगा XX क्रोमोजोम, ठीक है। और एक मेल होगा तो
उसके अंदर होगा XY क्रोमोसोम। अब देखिए ये होता है। अब देखिए अगर कोई भी क्या होता है, फीमेल और मेल का क्या होता है, जब अगर इसमें पूछा गया है कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, सबसे पहले तो क्रोमोसोम होने चाहिए। क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। क्रोमोसोम क्या होता है, मदर के पास क्या होता है, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स 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 होते हैं, और फादर प्रोड्यूस करता है 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म, मतलब इसमें 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। फर्स्ट होता है एक्स क्रोमोसोम स्पर्म और दूसरा होता है वाई क्रोमोसोम स्पर्म। देखो फीमेल के पास तो खाली एक्स ही है, मेल के पास, फादर के पास क्या होता है, एक्स वाई होते हैं। ठीक है, जो एक्स स्पर्म होता है फर्टिलाइज द एक्स, द चाइल्ड विल बी फीमेल। अगर क्या होगा, फीमेल के पास तो यही रहेगा। अगर मेल का एक्स किसके पास आएगा, फीमेल के पास आएगा, तो क्या होगा, जैसे मेल का एक्स आया फीमेल के पास तो एक्स एक्स होगा। अगर मेल का वाई आया फीमेल के पास तो क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा। ठीक है, एक्स वाई बनेगा। इस वजह से क्या होता है, एक्स वाई बना तो क्या होगा, जो बेबी होगा वो होगा मेल, और एक्स एक्स बना तो बेबी होगा फीमेल। Therefore the chance of female and child will be 50%। अब देखिए कितना परसेंट रहता है, ये भी पूछा जाता है कि एक फीमेल और मेल होने में कितना चांसेस होता है, कितना परसेंट चांसेस होते हैं, तो होता है 50% चांसेस, क्योंकि फीमेल के पास तो एक्स एक्स ही है, फीमेल के पास एक्स ही है, मेल के पास एक्स वाई, कि अगर मेल से एक्स आया तो क्या बनेगा, फीमेल बनेगी, मेल से अगर वाई आया तो एक्स वाई बनेगा, तो मेल बन जाएगा। ठीक है, अब इसका दूसरा है, वाई द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइंड बाय द फादर नॉट बाय द मदर। बोला अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है वो सिर्फ फादर पे कि वो मेल हुआ है या फीमेल हुआ है, वो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ फादर पे ही क्यों डिपेंड करता है, मदर पे क्यों नहीं डिपेंड करता। देखो हमको पता है कि मदर के पास क्या है, जो मदर है उसके पास सिर्फ क्या है, एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम है, और फादर क्या है, फादर के पास क्या है, फादर के पास एक्स भी है और वाई भी है। ठीक है, फादर के पास दोनों है। अगर फादर से हमारा एक्स आएगा तो ये बन जाएगा एक्स एक्स, तो ये फीमेल बन जाएगी। अगर फादर का वाई आया तो ये बन जाएगा एक्स वाई, मीन्स मेल। तो देखो मदर से कोई रिलेशन नहीं है, मदर का तो एक्स रहेगा, फादर पे डिपेंड है। अगर फादर का एक्स आया तो बनेगी फीमेल, अगर फादर का वाई आया तो क्या बनेगा, मेल। तो डिपेंड किस में कर रहा है, फादर पे डिपेंड कर रहा है। मदर का कोई रोल नहीं होता है कि जो चाइल्ड का जेंडर किस तरह रहेगा। ठीक है, द मदर कैन गिव ओनली एक्स क्रोमोसोम, बट द फादर गिव एक्स या और वाई क्रोमोसोम, या तो एक्स देगा या तो वाई। द टाइप ऑफ स्पर्म दैट फर्टिलाइज द एग डिसाइड द सेक्स ऑफ चाइल्ड। जो स्पर्म होगा मेल का वो ही डिसाइड करेगा कि जो एग को फर्टिलाइज जब करेगा, फीमेल के एग्स को फर्टिलाइज करेगा, तब डिपेंड करेगा कि वो एक्स आया था या वाई आया था, कौन सा क्रोमोसोम आया था, उससे हमारा सेक्स डिटरमाइंड होगा। फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड नॉट द मदर। ठीक है, हेंस कि फादर ही डिटरमाइन करता है, फादर से ही पता चलता है कि बच्चा एक्स मतलब फीमेल है या मेल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा स्टेट ऑफ फंक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए पहले इनमें से इनका फंक्शन क्या क्या काम करता है। देखो ओवरी का क्या काम होता है, ओवरी का काम होता है, ये ओवरी तो पहले फीमेल में होती है, और ये क्या करता है, फीमेल के गैमेट्स मतलब एग्स बनाने का काम करता है, टू प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स, या ओवा मतलब एग्स बनाने का काम करता है ओवरी। सिंपल सा होता है, किस में पाई जाएगी, ये फीमेल में होगा। ठीक है, मेल में नहीं। और फिलिपिन ट्यूब्स कहाँ होता है, ये ट्यूब भी क्या होता है, इसमें क्या होता है, साइट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन एक लॉन्ग ट्यूब होता है, ये इसमें फर्टिलाइजेशन का काम करता है बाय स्पर्म। स्पर्म के बाद जब स्पर्म मिलता है एग में तब वो फर्टिलाइजेशन का काम करता है फिलिपिन ट्यूब में। देखो प्लेसेंटा क्या होता है, देखो प्लेसेंटा हर टाइम नहीं रहता है। अगर कोई फीमेल है उसमें प्लेसेंटा तब होता है जब, ये कब होता है, एक टेम्परेरी टाइप में आता है। ये टेम्परेरी कब आएगा, जब कोई फीमेल क्या होगे, उसने क्या किया होगा, प्रेगनेंसी कंसीव किया होगा, तब उसका प्लेसेंटा बनेगा। वो प्लेसेंटा का काम क्या होता है, जैसे ये मदर का होता है ना, ये मदर का बॉडी होती है, तो यहाँ पर ये अंदर पे बेबी के यहाँ पे एक प्लेसेंटा होता है जिससे एक ट्यूब जुड़ी होती है। ठीक है, बच्चे से। और ये क्या होता है, ये प्लेसेंटा का काम क्या होता है, इस प्लेसेंटा का टाइम, पहले तो डिस्क लाइक ऑर्गन होता है ये प्लेसेंटा, इज टेम्परेरी, मतलब कब तक होगा टेम्परेरी, जब तक कोई फीमेल क्या है प्रेग्नेंट है उस टाइम पे ये रहता है प्लेसेंटा। इसका काम क्या अभी हम देखते हैं, डिस्क लाइक ऑर्गन मतलब डिस्क की तरह मतलब ऑर्गन होता है ये, फॉर्म्ड बिटवीन द यूट्राइन वॉल ऑफ द मदर के इस एक वॉल की तरह यहाँ पे बनता है। ठीक है, और ये क्या करता है, एम्ब्रियो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, किस टाइम पे होता है ये,
किसके बीच में रहता है बोला, ये एक मदर का जो ये यूरिटिन वॉल होता है उससे, और किस पे, एम्ब्रियो के जो बच्चा है उससे जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, कब में, प्रेगनेंसी के दौरान। अब देखो इसका काम क्या होता है, बच्चा, और अब देखो बच्चा क्या होता है, खाता पीता कहाँ से है वो, तब मुंह से तो नहीं खाता जब पेट के अंदर होता है। तो जितना भी बच्चों को न्यूट्रिशन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, देखो बच्चा एकदम माँ के अंदर है तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, वो ऑक्सीजन यहीं से ही लेगा। अब देखो प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, देखो ये जो प्लेसेंटा इससे थ्रू क्या होता है, बच्चा ऑक्सीजन लेगा तो बच्चे से कार्बन डाइऑक्साइड भी तो आएगी ना बाहर, तो क्या करता है, माँ से ऑक्सीजन लेता है इस प्लेसेंटा के थ्रू, और इसी से क्या करता है, ऑक्सीजन भी और अपना वेस्ट मटेरियल भी इसी के थ्रू माँ के बॉडी में डालता है, फिर माँ अपने आप ही निकालती है, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा का काम क्या है, पहले तो ऑक्सीजन लेना, और खाना पीना कहाँ से खाएगा, मुंह तो होता नहीं है उस टाइम कि वो खाए, एकदम छोटे से पहले धीरे धीरे बनता है ना बॉडी, तो सारा न्यूट्रिशन पहले लेता है माँ से बाय प्लेसेंटा। देखो ऑक्सीजन न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर टू फीटस, ठीक है। अब दूसरा क्या पॉइंट है ये भी मैंने बता दिया, क्या करता है, पहले तो सप्लाई करता है ऑक्सीजन न्यूट्रिशन, दूसरा करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल को फ्रॉम फीटस टू मदर, जो बच्चा होता है उससे मदर को देना, और मदर से क्या लेना, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन लेना, यही प्लेसेंटा का काम होता है। और ये टेम्परेरी होता है, जब कब आता है ये, जब कोई भी मेल क्या हो, ये प्रेगनेंसी के दौरान ये आता है, ठीक है। अब देखो, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन, वाई इज एनर्जी लॉस एट ईच ट्रॉपिकल लेवल। देखो एक क्वेश्चन ये पूछा गया, एक है 10% लॉ ऑफ एनर्जी क्या होता है, ट्रांसफर और पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट, क्या है ये अभी हम इसको समझते हैं कि मतलब ये तीनों थोड़ा अलग अलग नहीं है, मतलब एक तरफ से इनका आंसर लगभग सेम जैसे निकलेंगे। देखो पहला वाला क्या पूछ रहा है, एनर्जी लॉस ऑफ, मतलब एनर्जी क्यों लॉस होती है हर एक लेवल पर, हर एक लेवल मतलब जैसे क्या है, प्रोड्यूसर मतलब जैसे प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, ये प्लांट है, प्लांट ने क्या किया, इस प्लांट को किसने खाया, इस प्लांट को एनिमल्स ने खाया, ठीक है, हर्बीवोरस खाएगा कोई, हर्बीवोरस ने खाया, ठीक है, इस हर्बीवोरस को किसने खाया, इस हर्बीवोरस को कार्निवोरस ने खाया, ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए कार्निवोरस हो गया ये। अब हम इसको समझ लेते हैं, देखो ये है प्लांट, प्रोड्यूसर मतलब ये खुद की खाना, प्रोड्यूसर क्या होता है, देखो जो खुद का खाना खुद बनाता है, जो हम एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, वो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, चाहे वो कौन से हो, हर्बीवोरस हो या कोई से भी हो। तो जैसे डियर है, मान लो ये डियर है, ये प्लांट ले रहा है तो प्लांट से ले रहा है, लेकिन प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, तो प्लांट ने मान लीजिए क्या किया है, प्लांट ने खाना बनाया अपना, उसके अंदर जितनी भी एनर्जी है, जब ये प्लांट क्या करेगा, डियर ये प्लांट खाएगा, तो देखो प्लांट के अंदर जितनी भी एनर्जी स्टोर होगी वो डियर में पूरी की पूरी नहीं जाएगी, उसमें से कितनी कुछ परसेंट हमारी डियर के अंदर जाएगी। फिर इस डियर को कौन खाएगा, इस डियर को खाएगा लॉयन, लॉयन खाएगा इस डियर को, तो ये नहीं कि जितना भी एनर्जी थी डियर के अंदर वो पूरी की पूरी लॉयन में ट्रांसफर नहीं होगी, उसमें से कुछ परसेंट ही लॉयन पे ट्रांसफर होगी, क्योंकि जितनी एनर्जी थी किसकी, डियर के अंदर, वो कैसे लॉस हुई, वो लॉस हुई जब वो सांस ले रहा है तब एनर्जी उसकी लॉस हो रही है, जब वो मूव कर रहा है उसकी एनर्जी लॉस हो रही है, वो ग्रो कर रहा है तब एनर्जी लग रही है उसकी, और रिप्रोड्यूशन, तो इन सब में उसकी एनर्जी लग रही है, तो एनर्जी लॉस होते जा रही है, एनर्जी ले भी रहा है खाने के थ्रू तो लॉस भी होते जा रही है। ड्यूरिंग दिस एक्टिविटीज मोस्ट एनर्जी इज यूज एंड लॉस एज हीट, अगर बॉडी हीट भी हो रही है तब भी हमारी क्या हो रही है, एनर्जी लॉस हो रही है। तो यही बोला है एनर्जी लॉस ईच ट्रॉपिकल लेवल, हर एक लेवल पे एनर्जी लॉस क्यों होती है, क्योंकि हर एक इंसान अगर आगे बढ़ रहा है, ये प्रोसेस देखो प्रोड्यूसर से, इसने क्या, हर्बीवोरस ने खाया, हर्बीवोरस ने कार्निवोरस को खाया, सॉरी कार्निवोरस ने खाया हर्बीवोरस को, तो ये नहीं कि सीधे जो यहाँ से एनर्जी मिली, प्रॉपर एनर्जी मिल गई लॉयन को, मान लीजिए यहाँ पर जितनी एनर्जी उतनी एनर्जी के लॉयन को मिली है, नहीं मिली है, क्योंकि प्लांट की जितनी एनर्जी थी थोड़ी एनर्जी डियर ने ली, और डियर की जितनी एनर्जी थी उसमें से थोड़ी एनर्जी लॉयन ने ली है। अब देखिए बी आंसर है, व्हाट इज द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ये क्या है 10% लॉ, देखो अकॉर्डिंग टू 10%, प्लांट था, प्लांट के पास है 100%, ठीक है, 100% एनर्जी है, तो डियर को कितनी मिली, बोला डियर को मिली है 10%, ठीक है, 10% मिली है, ठीक है, 10% मिली है किसको, डियर को मिली है प्लांट से। और जैसे मान लीजिए डियर के पास 100% एनर्जी है, तो इसको किसने खाया, इसको खाया लॉयन ने खाया, तो लॉयन को कितनी मिली, 10% एनर्जी मिली, जितनी भी डियर की है उसकी 10% एनर्जी ही मिली। तो देखो ये क्या है, ओनली 10% एनर्जी ऑफ वन ट्रॉपिक लेवल इज पास टू द नेक्स्ट लेवल, द रिमेनिंग 90% लॉस इन द हीट एंड लाइफ प्रोसेस, किस में लॉस हो जाएगी, उसके मूविंग, ब्रेथिंग, ग्रोइंग, उसकी अपनी एक्टिविटी में 90% तो लॉस हो गई एनर्जी, खाली 10% ही ट्रांसफर होती है। और पिरामिड क्या है, पिरामिड मतलब ये देखो इस तरह का आपको ड्रॉ बना लेना, ठीक है, इसमें इसमें क्या करोगे, नीचे प्रोड्यूसर बनाओगे, फिर इसमें हर्बीवोरस बना लेना, फिर
ऑमनीवोरस, फिर कार्निवोरस, जो भी है ऐसे बना लेना। उसमें क्या हो रहा है, मतलब अपराइट, मतलब एकदम सीधी क्यों जा रही है, मतलब देखो सबसे ज़्यादा नीचे ना पिरामिड की तरह ऊपर उठ रही है। नीचे पे प्रोड्यूसर मतलब प्लांट के पास कितनी है, टोटल 100% एनर्जी है। फिर क्या हुआ, ये प्लांट को किसने खाया, इसको खाया, हर्बीवोरस ने खाया, डियर ने खाया। डियर के पास भी आई, मतलब 100 में से कम हो गई एनर्जी, सिर्फ कुछ ही एनर्जी खा पाए। फिर इस डियर से क्या खाया, लॉयन ने खा लिया। लॉयन के पास भी पूरी एनर्जी नहीं आई डियर की, उसकी भी 10% एनर्जी आई। तो मतलब ये एनर्जी सबसे पहले सबसे ज़्यादा किसके पास थी, नीचे वाले के पास ज़्यादा होगी कंपेरिजन टू ऊपर वाला। मतलब सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर के पास होगी, फिर उसको जिसने खाया उसके पास होगी, फिर उससे कम उससे ऊपर, फिर सबसे कम इधर है। मतलब अपर राइट में सबसे कम एनर्जी जिसको मिली है। एनर्जी कीप डिक्रीजिंग, एनर्जी कीप डिक्रीजिंग होती है, प्रोड्यूसर हैव अ मैक्सिमम एनर्जी। प्रोड्यूसर कौन, प्लांट, ठीक है। एनर्जी बिकम लेस एट द हायर ईच हायर लेवल, देयरफॉर द एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। समझ में आ गया। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फूड चेन के बारे में पूछा गया है कि फूड चेन होता क्या है। फूड चेन सिंपली आपको पता है, ग्रास, जो ग्रास है उसको किसने खाया, डियर ने खाया। डियर को किसने खाया, लॉयन ने खाया। एक फूड चेन चल रही है, वो भी सिक्वेंस में चलना, ठीक है। एक को एक ने खाया, एक को एक ने खाया, ये हमारा फूड चेन। अब देखो, ग्रास इज इटन बाय डियर, डियर इज इटन बाय लॉयन, एंड एनर्जी फ्लो फ्रॉम ग्रास टू लॉयन। सीधे कहाँ से, इन देखो लॉयन ने ग्रास को तो नहीं खाया, लेकिन एनर्जी कहाँ से ट्रांसफर हुई, ग्रास टू लॉयन भी ट्रांसफर हुई है। ये हमारा फूड चेन। अब देखो, और फूड चेन शॉर्ट क्यों है, फूड चेन इसलिए शॉर्ट है क्योंकि ये क्या होता है, कुछ ही अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कर पाता है, ऐसा नहीं कि ये परमानेंटली चलते रहे, तभी ये बहुत शॉर्ट रहती है। यूजली शॉर्ट बिकॉज ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, अबाउट 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। अभी हमने पढ़ा ना कितना एनर्जी होती है, ट्रॉपिक लेवल ऑफ। नेक्स्ट, ड्यू टू ईच एनर्जी लेवल फूड लॉन्ग फूड चेन कैन नॉट बी सस्टेन्ड, तभी इसकी वजह से बहुत शॉर्ट होती है फूड चेन। अब हम पढ़ते हैं थर्ड वाला, डिटरमाइन बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। देखो हम इसको इससे समझते हैं। मान लीजिए ग्रास है और ये है लॉयन, ये ग्रास और लॉयन है। अगर हम बीच में से डियर हटा दे, ठीक है, ये डियर को हमने हटा दिया तो क्या होगा, देखो अब लॉयन ग्रास तो नहीं खा सकता ना, ग्रास नहीं खाएगा तो लॉयन को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो ये तो मर जाएगा। तो देखो ये फूड चेन क्या हो गई, ये इतनी सस्टेन नहीं होती है कि अगर एक चीज भी अगर हम हटा दें तो क्या फूड चेन पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन फूड वेब क्या होता है, देखो फूड चेन को तो हमने समझ लिया कि एक चीज भी हमने हटा दी तो कितनी प्रॉब्लम आ जाएगी, देखो। लेकिन फूड वेब क्या होता है, अगर मान लीजिए डियर नहीं है तो डियर के अलावा कुछ और तो है ना लायन के पास, अदर एनिमल्स को खा लेगा डियर, सॉरी लॉयन। डियर नहीं मिलेगा तो कुछ और खा लेगा। तो देखो ऐसा होता है कि फूड वेब में कि लॉयन के पास अदर ऑप्शन भी है खाने के लिए, लेकिन फूड चेन है कि एक प्रॉपर सीक्वेंस चलता रहता है, एक भी हट गया तो दिक्कत आ जाएगी। लेकिन फूड वेब में लॉयन के पास अदर ऑप्शन भी है, डियर नहीं मिलेंगे कहीं और तो कुछ और खा लेगा, ठीक है। अब देखो ग्रास, अगर डियर नहीं होगा तो ग्रास तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास को और कोई और खा लेगा, काऊ खा लेगा, बफेलो खा लेगा, ठीक है। तो ये चीजें होती है फूड चेन और फूड वेब को समझ लिया। और इनका डिफरेंस क्या होता है, लीनियर सीक्वेंस होता है शोइंग हु ईट्स हुम, ठीक है, ये होता है। लेकिन फूड वेब क्या होता है, नेटवर्क लाइक इंटरकनेक्टेड फूड चेन, फूड चेन का इंटरकनेक्टेड, मतलब कि लॉयन अगर डियर को नहीं खाएगा तो कुछ और खा लेगा, ग्रास को अगर डियर नहीं खाएगा तो कोई दूसरा ऐसा हार्बीवोरस वाला खा लेगा। अब देखो सिंगल पाथवे एनर्जी फ्लो, सिंगल होता है कि एक से एनर्जी एक पे गई, एक से एनर्जी एक पे गई, लेकिन ये मल्टीपल पाथवे ऑफ एनर्जी फ्लो होता है, मतलब किसकी एनर्जी किसी और को खाना, उसकी एनर्जी उसको मिलना, ठीक है। ये फूड वेब आपने देखा होगा, फूड वेब का डायग्राम भी देखना, बहुत सारे मल्टीपल होता है ये, जैसे जाल की तरह स्ट्रक्चर बोला जाता है इसको, ठीक है। और ये लेस स्टेबल होता है, क्यों होता है अभी हमने जान लिया। और ये मोर स्टेबल एंड रियलिस्टिक, क्यों, क्योंकि ज़्यादा इनके पास सोर्स होते हैं, कार्निवोरस के पास या हर्बीवोरस के पास अदर चीज भी खाने के लिए, ठीक है। अब देखो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आपको एक डायग्राम दे दिया जाएगा, इसमें से आपको बोलेंगे कि इसमें से बताओ कि न्यूरॉन्स का डायग्राम है, इनके नाम बताओ बोला गया है, ठीक है। पहली चीज तो ये मैंने तो अभी लिखा है और इनका फंक्शंस लिखे हुए हैं, लेकिन देखो मैं आपको पहले इसमें और चीज भी बता देती, ये जो होता है ये होता है सेल बॉडी, ठीक है, सेल बॉडी, ये होता है सेल बॉडी, और ये होता है न्यूक्लियस, ठीक है, इसका न्यूक्लियस होता है। और ये होता है जो फर्स्ट, ये सेकेंड है, ठीक है, ये सेकेंड है यहाँ पे, ये फर्स्ट है। तो फर्स्ट में क्या है, देखो ये होता है हमारा डेंड्रिट्स, ये क्या काम करता है, ये रिसीव करता है नर्वस इंपल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स एंड कैरीज देम टुवर्ड द सेल बॉडी। ये क्या कर रहा है, जो ये वाले ये जो आपको ऐसे तार जैसे दिख रहे हैं ना, ये क्या करते हैं, ये रिसीव करते हैं, ठीक है, इंपल्स को दूसरे वाले न्यूरॉन से, बहुत सारे न्यूरॉन से एक से कनेक्ट रहते हैं ना, तो उससे क्या करेगा, रिसीव करेगा नर्वस इंपल्स, और वो कहाँ ट्रांसफर करेगा, सेल बॉडी है, सेल बॉडी है, सेल बॉडी को ट्रांसफर करेगा, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, एक्सॉन,
ये है सेकंड ये क्या है एक्सॉन, इसका फंक्शन क्या है, ये ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। यहाँ से तो आ रहा है अभी नॉर्मल बॉडी के थ्रू आ रहा है, लेकिन यहाँ पर से किसके थ्रू जाता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू आगे की तरफ जाता है, ठीक है। अनदर यहाँ से दूसरे जैसे एक और का जुड़ा हुआ है, यहाँ से अदर डेंट्रिस जुड़े होंगे, ठीक है, यहाँ से अदर डेंट्रिस जुड़े होंगे, उसको ट्रांसफर करता है। तो याद रखना पहला तो आ जाएगा डेंट्रिस, दूसरा आ जाएगा एक्सॉन, और अगर ये पूछा जाता है तो ये तो सेल बॉडी, और ये वाला पूछा जाता है न्यूक्लियस, ठीक है, इतना याद रखना है इसका। 7th क्वेश्चन हमारा क्या है, नेम द रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ब्रेड मोल्ड राइजोपस। राइजोपस क्या होता है, एक फंगस होता है, ठीक है, ये किसमें ब्रेड मोल्ड में पाया जाता है। अब इसका बोला गया है कि ऐसा रिप्रोडक्टिव और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट बताइए। तो ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पहले वाले का आंसर देखते हैं हम। पार्ट ऑफ ब्रेड मोल्ड राइजोपस का ये फंगस है, इसका कौन सा है रिप्रोडक्टिव पार्ट देख लेते हैं, उसको बोलते हैं स्पोरेंजियम, ठीक है, स्पोरेंजियम बोला जाता है रिप्रोडक्टिव पार्ट को। इसका काम क्या है, टू प्रोड्यूस स्पोर्स फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है, छोटे छोटे स्पोर्स बनाता है जिससे रिप्रोडक्शन हो, ठीक है। और दूसरा है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्या हुआ, इसको बोलते हैं हाइफे और माइसिलियम, हाइफे और या तो माइसिलियम बोला जाता है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट का। इसका काम क्या होता है, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड ग्रोथ। फूड के लिए और ग्रोथ के लिए, जितने भी एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है, ग्रोथ में काम आता है माइफे और मेसिलियम, और हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्पोरेंजियम, ठीक है, याद रखना। और दूसरा क्या है, टू एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, देखो जैसे हमारे प्लांट्स में जैसे पोटैटो आ जाता है, जिंजर आता है, इनमें आ जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन विदाउट सीड से। अगर हमारा क्या है नया सेम आइडेंटिकली बनना, मतलब दूसरा सेम अपनी तरह बनाना, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये कैसे होता है, देखो इसका क्या क्या एडवांटेज है, टू प्रोड्यूस जेनेटिकल आइडेंटिकल प्लांट। अगर आपके पास एक प्लांट है, आपको वैसा ही प्लांट को बनाना है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन करके आप सेम, जैसे अगर कोई प्लांट है, जरूरी नहीं है कोई एक प्लांट और दो प्लांट मतलब एक ही उसके हैं, जैसे मैंगो है तो दोनों एक ही उसके हैं, लेकिन क्या हो रहा है, एक बहुत अच्छा फ्रूट दे रहा है, एक बहुत अच्छा फ्रूट नहीं दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा फ्रूट दे रहा है उसी का ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन करके सेम उसी के आइडेंटिकल मतलब उसी की टू कॉपी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका क्या है, पहला एडवांटेज टू प्रोड्यूस जेनेटिकल आइडेंटिकल प्लांट, कोई प्लांट बहुत अच्छा है तो आपको उसी का ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन करके वैसा ही बना सकते हैं। सो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरेंट प्रेजेंट आर, मतलब जो भी उसमें कैरेक्टरिस्टिक थी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक, वो जो दूसरे में भी सेम रहती है, पूरा आइडेंटिकल कॉपी बन जाता है, ठीक है। दूसरा फास्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे कोई सीड बनना फिर उगना प्लांट, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा फास्ट होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, टू हेल्प अ क्विक मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट, ठीक है। प्लांट का मतलब दूसरा प्लांट बनाने के लिए, ज़्यादा रिप्रोडक्शन फास्ट करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 8, हाउ डज द एड्रेनली हेल्प द बॉडी टू डील विद इमरजेंसी कंडीशन, मेंशन एनी 3। देखो एड्रेनली होता क्या है, एड्रेनली एक हार्मोन्स होता है, वो कहाँ से निकलता है, एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, ठीक है, किडनी के वहाँ पर रहते हैं ये काम क्या करता है, देखो एड्रेनल जैसे हमारा कब निकलता है, जैसे कोई भी इमरजेंसी कंडीशन आ गई, इमरजेंसी कंडीशन क्या आ गया, आपको आप बैठे हो अचानक से सांप आया तो आपकी बॉडी कैसे एक्टिव हो जाती है, या तो कोई कुत्ता आया है मतलब डॉग आया काटने आ रहा है आपको, तो आप कैसे दौड़ लगाते हैं, या कोई भी जानवर आपके पीछे पड़ा तो आप तो एकदम हाइपर एक्टिव हो जाते हो, आप सोए हो आराम से, कोई अचानक से ऐसे आ जाते हो तो कितनी जल्दी एक्टिव हो जाते हो ना। तो यही है इमरजेंसी कंडीशन में काम आता है हमारा एड्रेनली हार्मोन्स। ये कहाँ से निकलता है, एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, ऑप्शन में आ सकता है एमसीक्यूज में आपको। देखो इसका काम होता है कि जैसे कुछ इमरजेंसी आ गई आपको जल्दी से आपकी बॉडी को फंक्शन करना है, तब ये काम आता है, ये हार्मोन जल्दी से रिलीज हो जाता है, इससे आपकी बॉडी एक्टिव हो जाती है, फाइट बैक करने लग जाती है। अगर आपको क्या करना है, दौड़ लगाने लग जाते हो ना आप, कैसे डॉग आ जाता है तो एकदम से दौड़ लगाने लग जाते हो, उससे पहले आपको नींद भी आ रही होगी तो वो भी भाग जाएगी। तो ठीक है, ये कब आता है, ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन में ही होगा। और इसका क्या करता है, प्रिपेयर बॉडी टू एदर फाइट द डेंजर और एस्केप फ्रॉम इट। तब हमारी बॉडी क्या करती है, ये वाला हार्मोन्स रिलीज करती है, कहाँ से निकलता है, एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है। इसको कहा जाता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है फ्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स क्या है, हमारा इमरजेंसी कंडीशन में क्यों होता है, तो यही हो सकता है एड्रेनल हार्मोन के कारण होता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ एड्रेनल एनी 3, कोई भी 3 फंक्शन बताना, तो पहला क्या है, इट इंक्रीज हार्ट रेट। हार्ट रेट इंक्रीज क्यों करेगा, ये हार्ट रेट इंक्रीज करेगा तो मोर ब्लड सप्लाई ना मसल्स, आपका जैसे दौड़ोगे या कुछ हो गए तो आपके मसल्स में जल्दी से जल्दी क्या हो, ब्लड ज़्यादा सप्लाई हो, इसलिए आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है। इंक्रीज ब्रेथिंग रेट टू इम्प्रूव मोर ऑक्सीजन टू बॉडी, मतलब जैसे आप दौड़ रहे हो, कोई कुत्ता है तो आप दौड़ लगा रहे हो, तब आपकी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड होकर के, इसलिए ब्रेथिंग रेट भी इंक्रीज हो जाता है। और जो जो ब्लड होता है ग्लूकोज लेवल इंक्रीज, जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना देता है इंस्टेंट एनर्जी, आपको एनर्जी भी तो चाहिए ना, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो कैसे भागोगे, तो आपकी एनर्जी को भी इंक्रीज करने के लिए ये काम आता है, ठीक है। ये 3 इसके क्या मेन फंक्शन हो गए।
अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेम द प्लांट हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग। ये कुछ प्लांट के हार्मोन्स है, अभी हमने ह्यूमन हार्मोन्स देखे थे प्लांट्स के। देखो एलोंगनेशन ऑफ सेल, इसमें क्या होता है ऑक्सिन, इतना याद रखना कि जब भी सेल्स को बढ़ाना या जो हमारी टिप होती है ना, प्लांट की जो टिप होती है उसको इंक्रीज करना या ग्रो करने में काम आता है ऑक्सिन के, हेल्प सेल ग्रो लॉन्गर। अगर किसी प्लांट का स्टेम को हमें इंक्रीज करना है तो उसके लिए हार्मोन्स लगता है गिबरेलिन, ये हेल्प करता है ग्रोथ करने को स्टेम के में, उसको मोटा थिक बनाने में, टॉल बनाने में ये काम होता है। ठीक है, अब हमारा जब हमारा सेल डिवीजन की बात किया जाए, ठीक है, प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन हमारा क्या आता है, साइटोकिनिन्स। ये क्या करता है साइटोकिनिन्स, जब भी हमारे सेल को डिवाइड करने में, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाने हैं तो उसमें काम आता है हमारा साइटोकिनिन्स। अब जब हमारा ओल्ड लीव क्या गिर जाते हैं ना, तब वो किसके कारण गिरते हैं, एब्सिसिक एसिड, ठीक है, ABA कहा जाता है, हेल्प द लीव फॉल एंड डॉर्मेंसी, मतलब जो लीव हमारे जो पुराने हैं वो झड़ने का काम करते हैं एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ये 4 हार्मोन्स आप याद रख लेना, ये प्लांट्स के हार्मोन्स है। ठीक है, 10th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज जियोट्रॉपिज्म एंड ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ पॉटेड प्लांट शोइंग पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और नेगेटिव। देखो इतने बार आ चुका है ये, और वो डायग्राम तो बहुत बार आ चुका है। अब देखो ये क्या है, इसमें तो पहले बोला है कि जियोट्रॉपिज्म में बताओ, और एक प्लांट में जो पॉटेड प्लांट है उसमें बताओ कि नेगेटिव जियोट्रॉपिक और पॉजिटिव जियोट्रॉपिक क्या है। जियोट्रॉपिक क्या होता है, देखो जियोट्रॉपिज्म वो होता है ऐसे प्लांट जो ग्रो करते हैं ग्रेविटी से, और वो ग्रेविटी को फील करते हैं, अकॉर्डिंग टू इट वैसे ही ग्रो करते हैं। अब देखो ग्रेविटी का नीचे की तरफ आएगी ना, तो देखो इसमें आपको क्या दिख रहा है, जो प्लांट का टिप है ना, जो शूट सिस्टम है वो क्या कर रहा है, अपवर्ड की तरफ जा रहा है, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है ना, तो ये क्या होगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिक। मतलब जियोट्रॉपिक हमने समझा जो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है ना, नीचे की जगह ये ऊपर जा रहा है, इसका शूट सिस्टम ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये होगा नेगेटिव जियोट्रॉपिक। और पॉजिटिव जियोट्रॉपिक जो क्या कर रहा है, ग्रेविटी की तरह काम कर रहा है, तो ये क्या करेगा, नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये होगा पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। ये हमने डायग्राम भी बना लिया, और इसको अब मेंशन कर देते कि जियोट्रॉपिक और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म और पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म क्या है। व्हेन अ प्लांट ग्रो डाउनवर्ड टुवर्ड ग्रेविटी इट इज कॉल्ड पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, roots show positive geotropism. When the plant grow upward or away from gravity it is called a negative tropism. The stem or shoot shows the negative tropism. जैसे हमारे स्टेम हो गया, ये सूट होगा, पूरा सूट सिस्टम हमारा ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो नेगेटिव दिखाएगा, और पॉजिटिव कौन दिखाएगा, रूट सिस्टम दिखाएगा जो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक, टुवर्ड ग्रेविटी आ रहा है। ये बहुत ईजी और बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ हमारा जो 11 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अमीबा के बारे में पूछा जाता है। अमीबा है क्या, अमीबा और ये क्या करता है, इसका फंक्शन कैसे काम करता है। अमीबा एक सिंगल सेल है, मतलब इसमें जैसे हम कौन से ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, मल्टीपल सेल से बने हुए ना, लेकिन अमीबा एक सिंगल सेल से बना हुआ है। और ये कौन से स्टेप से खाता है, जो भी उसका पूरा न्यूट्रिशन होता है वो पूरा प्रोसेस होता है हॉलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है किस फॉर्म में लेता है ये, हॉलोजोइक। इसके कुछ ऐसे स्टेप्स है, ये 5 स्टेप हम देख लेते हैं। फर्स्ट है इगेशन, क्या करता है, टेकिंग इन फूड। देखो इतना ज़्यादा याद करने से अच्छा पहले तुम इतना याद करना, इगेशन मतलब टेकिंग इन फूड, मतलब फूड को अपने अंदर लेना, ये इगेशन का काम है। डाइजेशन, ब्रेकिंग फूड, अब्जॉर्प्शन, टेकिंग न्यूट्रिशन, एसिमिलेशन, यूजिंग फूड, और एगेशन, थ्रोइंग वेस्ट। ये पॉइंट याद रख लेना, फिर इसी से आप अपना पॉइंट ये बना सकते हो। इतना याद रख लेना कि ये 5 है क्या, फिर इसमें अंदर आप उसी से रिलेटेड बना सकते हो। लेकिन याद रखना ये वाला पहला वाला कि जो अमीबा के सराउंडिंग एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको शेडोफोडिया बोला जाता है, सूडोफोडिया बोला जाता है। ये कैसे फॉर्म में होते हैं, वैक्यूल फॉर्म में रहते हैं, फूड वैक्यूल बोला जाता है। ये क्या करते हैं, फूड को अपने अंदर लेते हैं, एक ही सेल है, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो क्या करते हैं, फूड को अंदर लेने का काम कर रहे हैं। और डाइजेशन मतलब इसी में एक डाइजेस्टिव जूस होता है अंदर जो ब्रेक डाउन करता है फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में, उसको बोला जाता है डाइजेशन कर रहा है ये। एब्जॉर्प्शन में क्या कर देता है, जो फूड ब्रेक डाउन हुए थे उसी को एब्जॉर्ब करेगा इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा में कन्वर्ट हो जाएगा। जब क्या होगा, पार्टिकल मूव इनटू बॉडी, साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा। एब्जॉर्प्शन में, एसिमिलेशन में यूजिंग फूड को यूज कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, फूड यूज्ड फॉर किस लिए, क्या कर रहा है, एनर्जी में यूज कर रहा है, ग्रोथ हो रही है उसकी और रिपेयर हो रहा है। ठीक है, जितना भी उसने फूड को एब्जॉर्ब किया। अब देखो एगेशन में क्या होता है, एगेशन मतलब कि थ्रोइंग वेस्ट, फिर अपने अंदर का जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल देना, अनडाइजेस्टिव फूड को पुश आउट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एगेशन। ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये आएंगे ही आएंगे। अब देखो ट्वेल्थ हमारा क्या है, राइट वन स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन रिलेशन टू द एक्सक्रेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग का कुछ एक्सक्रेशन जितना भी हमारा वेस्ट निकलता है उसके लिए है। देखो फर्स्ट क्या है, रीनल आर्टरी,
जो रीनल आर्टरी है, इसका काम क्या होता है? रीनल आर्टरी का काम है सिंपल सा कि जो इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है, इम्प्योर ब्लड कहाँ से? हार्ट से कहाँ की ओर ले जाना? किडनी की तरफ ले जाना, हार्ट टू किडनी, ठीक है, फॉर क्लीनिंग। जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको क्लीन करने के लिए क्या कर रहा है? पहले हार्ट क्या कर रहा है? किडनी की तरफ ले जा रहा है, ठीक है। फिर किडनी में क्या होता है? यूथेरा होता है। यूथेरा का क्या काम है? यूथेरा का काम है कि यूरिन के थ्रू जितना भी आपका वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे हम कुछ भी हमारा बॉडी में ब्लड में क्या होता है, आपने देखा होगा सॉल्ट भी होता है और यूरिया भी होता है, तो उन सबको बाहर निकालने का काम हमारा करता है यूथेरा। क्या करता है? यूरिन के फॉर्म में क्या करता है? यूरिनरी ब्लैडर से हमारा आउटसाइड हो जाता है, क्या यूरिन निकलता है ना, वो सारा वेस्ट निकलता है, ठीक है उसमें। अब देखो तीसरा है हमारा ग्लोमरस। इसका काम क्या है? इसका काम है हमारे किडनी के अंदर ना एक फिल्टर्स होते हैं। फिल्टर कैसे होते हैं? देखो छन्नी जैसे फिल्टर होते हैं, वो क्या काम करेगा? ब्लड और जो यूरिया होता है, सॉल्ट होता है, उसको सेपरेट करता है, ठीक है। ब्लड स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, मतलब स्टार्ट यहीं से होता है यूरिन बनना, मतलब ब्लड को अगर सेपरेट करेगा, प्योर ब्लड को अलग और उसमें का सॉल्ट हो गया, यूरिया, उसको अलग करने का काम फिल्टर करना है, तो स्टार्ट वहीं से होता है यूरिन फॉर्मेशन का। तो यही है हमारा ग्लोमरस का। अब देखो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का क्या काम है? देखो नेफ्रॉन का क्या काम है? अगर मान लीजिए आप छन्नी से आपने कुछ छाना, तो प्योर तरीके से पूरा छन के नहीं आया है, उसमें फिर भी जो हमारा यूजफुल चीजें हैं, जैसे जो क्या हुआ, हमारा ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, ये फिर भी आ रहा है हमारा उस यूरिन में, मतलब जो छाना हुआ था, तो उसको दोबारा से रीअब्जॉर्व करना और यूजफुल चीजें जैसे वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, उनको दोबारा से अपने ब्लड में वापस ले जाना। रीअब्जॉर्व यूजफुल सब्सटेंस लाइक वाटर, ग्लूकोज, सॉल्ट बैक इनटू अ ब्लड में दोबारा ले जाना, ये काम है नेफ्रॉन का। देखिए ये हमारे टोटल 12 क्वेश्चन आज हमने कर लिए। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम लिंक में अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उससे आप ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एटलीस्ट इनको तो जरूर करके जाना आप अपने पेपर में, ठीक है। सो लास्ट में बस मैं यही कहना चाहती हूँ, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सो ड्रीम इट, विश इट एंड डू इट। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।